हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बाल विकास के सिद्धांत। इसे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि विकास क्या होता है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बाल विकास को पढ़ने के लिए कौन कौन से पॉइंट का होना ज़रूरी है। फिर हम जानेंगे मनोविज्ञानी इसके बारे में क्या कहते हैं। फिर हम इसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे विकास के बारे में। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, विकास क्या है। एक बच्चे के जन्म से लेकर जो भी उसके अंदर तुलनाने योग्य और उसके गुणों में जो भी परिवर्तन आता है उसे हम विकास कहते हैं। इस विकास को सीखने के कार्यशैली से और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एक अध्यापक को एक बच्चे की मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कार्य देने चाहिए। उसे उसकी एबिलिटी के अनुसार ही सोशल एक्टिविटीज यानी कि सामाजिक क्रियाओं में लगा सकता है। इसके अध्ययन के लिए कुछ बातों का हमें ज्ञान होना जरूरी है। जैसे बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है तो वह उससे कैसे प्रभावित करता है। बच्चों में होने वाला परिवर्तन, उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेवार है। बच्चे की उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन का स्वरूप क्या रहता है। बच्चे में होने वाले परिवर्तन में उसकी आयु के साथ क्या संबंध है। जन्म से पहले तथा जन्म के बाद बच्चे में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इन सभी बातों का ज्ञान हमें होना जरूरी है। बाल विकास को कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंगों से परिभाषित किया है। आइए जानते हैं उन मनोवैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले है सैले। अकॉर्डिंग टू सैले ने बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में उसने इन्फेंसी पीरियड यानी कि शिशु काल को रखा है, जिसमें उसने इस काल को 1 से 5 वर्ष तक बांटा है। दूसरी स्टेज में उसने चाइल्डहुड पीरियड यानी कि बाल्यावस्था को रखा है। इस अवस्था को उसने 5 से 12 वर्ष की आयु तक माना है। तीसरी स्टेज में टीन एज यानी कि किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक माना है। आगे देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू रॉस ने विकास की 4 अवस्थाएं मानी हैं, जिनकी उसने 4 स्टेजेस बनाई हैं। पहली स्टेज इन्फेंसी पीरियड, जिसमें उसने 1 से 5 वर्ष वाले आयु के बच्चों को रखा है। सेकेंड स्टेज इनिशियल यानी कि आरंभिक बचपन, इसमें उसने 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को रखा है। तीसरी स्टेज लेटर चाइल्डहुड यानी कि बाद वाला बचपन काल, इसमें उसने 6 से 12 वर्ष की आयु वाले बच्चों को रखा है। चौथा है टीन एज यानी कि किशोर अवस्था, इसमें उसने 13 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को रखा है। इसी तरह विकास की 6 स्टेजेस निकलकर हमारे सामने आई, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली स्टेज है प्रेगनेंसी पीरियड, दूसरी इन्फेंसी पीरियड, तीसरी चाइल्डहुड पीरियड, चौथी टीन एज पीरियड, पांचवी मैच्योर पीरियड और छठी एल्डरली पीरियड। पहला है आपका प्रेगनेंसी पीरियड यानी कि गर्भ धारण करने से लेकर जन्म होने तक की प्रक्रिया। इसे आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहली है बीज अवस्था यानी कि गर्भ से लेकर 2 हफ्तों तक। दूसरी है भ्रूण अवस्था यानी कि 2 हफ्तों से लेकर 2 महीनों तक। और तीसरी है गर्भ अवस्था या शिशु काल, गर्भ के दूसरे महीने से लेकर जन्म होने तक की प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेंसी पीरियड यानी कि शिशु अवस्था। इसका टाइम पीरियड जन्म के 3 साल तक होता है। इस अवस्था में बच्चों के अंगों का विकास, बोलने आदि का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास चाइल्डहुड पीरियड यानी कि बाल्यावस्था। इसको भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है पूर्व बाल्यावस्था, इसमें बच्चे की शिक्षा के साथ साथ उसके बोलने, पढ़ने, लिखने और खेलने कूदने की झलक साफ दिखाई पड़ती है। और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था, ये तब तक चलती है जब तक बच्चा किशोर अवस्था में नहीं पहुंच जाता। चौथी अवस्था है हमारे पास टीन एज यानी कि किशोर अवस्था। इस अवस्था में बच्चा कई अनुभवों को प्राप्त करता है। नंबर 5 है हमारे पास मैच्योर पीरियड
यानी कि प्रौढ़ अवस्था। इस अवस्था को 20 से 60 वर्ष की आयु तक माना गया है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने गृहस्थी जीवन का आनंद मानता है। पॉइंट 6 है हमारे पास एल्डरली पीरियड, यानी कि बुजुर्ग अवस्था। 60 वर्ष की आयु या उससे बाद वाली आयु को बुजुर्ग अवस्था माना जाता है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। इसमें हम 13 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। होने का तो कितने भी हो सकते हैं, परंतु हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ द लॉ ऑफ इक्वालिटी, यानी कि बराबरी के नियम का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत को MS हार्लोक ने परिभाषित किया था। उसके अनुसार हर जाति, चाहे वह मनुष्य है चाहे वह पशु है, विकास के नियम के सिद्धांत उस जाति के अनुसार ही काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक गाय का बच्चा जन्म के साथ ही खड़ा होना सीख लेता है, वैसे ही एक बफलो का बच्चा 8 से 19 दिनों के बीच खड़ा होना सीखता है। अगर हम बात करें मनुष्य की, चाहे वह किसी भी स्थान, किसी भी सामाजिक अवस्था या किसी भी जलवायु में हो, वह 4 महीने की अवस्था में पेट के बल चलना सीख लेता है। 8 महीने में वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और 9 से 12 महीने के अंदर वह चलना सीख लेता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसे हम कर्म का सिद्धांत या लड़ी का सिद्धांत कह सकते हैं कि विकास एक सीक्वेंस वाइज चलता है। शेरली एंड गैसल मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित किया था। उनका मानना है कि विकास एक नियमित लड़ी के अनुसार होता है। जैसे भाषा का विकास, जन्म के समय बच्चा केवल रोने की ही आवाज निकालता है, पर बाद में वह अपने आसपास, अपने संपर्क में आने वाले की आवाजों को सुनकर उनकी आवाजों की नकल कर बोलने का यत्न करता है। जब वह भाषा बोलना सीख जाता है तो वह पढ़ना लिखना भी आसानी से सीख लेता है, परंतु उसे सुनने से पहले बोलना सिखाना असंभव है। इसी तरह ये लड़ी सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के क्रम के अनुसार चलती है। जब ये लड़ी टूटती है तो विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के शरीर, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक तथा सामाजिक गुणों का विकास एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण ही ये विकास एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे जैसे मनुष्य के शरीर के अंगों का विकास होगा, वैसे वैसे ही उसके शरीर का आकार भी बढ़ेगा और उसके भार में वृद्धि होगी। परंतु इस तरह का सिद्धांत तभी लाभदायक हो सकता है जब उसे अनुकूल वातावरण और शिक्षा दी जाएगी। चौथा पॉइंट है हमारे पास द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीड, यानी कि विभिन्न गति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का विकास अलग अलग अवस्थाओं या अलग अलग पड़ावों में होता है। जैसे जन्म के 3 साल की उम्र तक विकास तेज गति से होता है। 3 से 6 वर्ष की आयु में विकास धीरे धीरे होता है, जबकि 6 से 9 वर्ष की आयु में विकास दोबारा तेज गति से चलने लगता है। उसके बाद 9 से 12 वर्ष की आयु तक विकास फिर से धीरे धीरे चलने लगता है। 12 से 18 वर्ष की आयु में विकास बराबर, ना तो बहुत तेज और ना ही बहुत कम गति में चलता है। 5वां पॉइंट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी कि निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जो मनुष्य के जन्म से मरने तक चलती है, यानी कि वूम से टूम तक चलती है। जैसे एक शिशु बाल बनता है, बाल अवस्था से वह किशोर अवस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था में आता है और फिर बुजुर्ग अवस्था में जाता है। इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये प्रक्रिया निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 6वां पॉइंट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ जेनोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंश और वातावरण। वंश और वातावरण का मनुष्य के गुणों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चा अपने अनेक गुण वंश और वातावरण से ही प्राप्त करता है। ये विकास के मुख्य तत्व हैं, जिससे कि बच्चा अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सभ्याचार विकास करता है। ये बच्चे के वृद्धि और विकास में नेचुरल भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर एक औसत बुद्धि वाला बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो उसकी बुद्धि, जिनकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता, परंतु एनवायरनमेंट चेंजेबल है।
वातावरण जो है वो एक ऐसा तथ्य है जो बदलाव योग्य है, जिसे हम बदल सकते हैं। इस प्रकार वातावरण और वंश दोनों ही बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि विकास जो है साधारण से विशिष्ट की ओर जाता है। हार्लो के अनुसार बालक की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो खास बनने से पहले एक नॉर्मल कंडीशन में होती हैं। जैसे एक बच्चा चलने से पहले किसी चीज का आसरा लेकर खड़ा होना सीख लेता है, फिर वह धीरे धीरे चलने की अपनी एक खास किस्म बना लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब एक छोटा बच्चा रोता है तो वह अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट करता है, वह जमीन पर लेटकर अपने हाथ पांव चलाने शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह अब पूरी बॉडी की मूवमेंट नहीं करेगा, वह अब अपने फेस के एक्सप्रेशन से ही बता सकता है। 8वां पॉइंट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के निश्चित ढंग का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो विकास होता है वो एक निश्चित प्रक्रिया के रूप में चलता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे कि व्यक्ति के शरीर का विकास सिर से लेकर पैरों की तरफ होता है। जैसे कुछ सीखने से पहले उसकी मुंडली इकाई को सीखना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, ये अंतर होना लाजमी है, क्योंकि किन्हीं भी दो बच्चों का इंटरेस्ट वह दिखने में अलग हो सकते हैं, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनका बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर अलग हो सकता है। यह वातावरण और जीन्स के कारण होता है। अगर दो बच्चे शारीरिक तौर पर एक जैसे हैं तो वह मानसिक संवेगात्मक रूप से अलग होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, और उनकी हाथ और माथे की रेखाएं वह भी अलग अलग होंगी। एक टीचर को बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज को प्लान करना चाहिए। 10वां पॉइंट है हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। एक बच्चे का विकास पूर्ण से अंश की ओर और अंश से पूर्ण की ओर होता है। एक छोटा बच्चा नकली छिपकली से खेलता है, परंतु दीवार पर असली छिपकली को देखकर वह उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है। इससे बच्चे के अंगों की जो प्रक्रिया होती है वह उसके विकास को बढ़ावा देती है। अर्थ ये हुआ कि विकास को एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक दोहराया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे में प्रेम की भावना जो उसके बचपन काल, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था में भी देखी जा सकती है। अगला पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा का सिद्धांत। विकास एक दिशा की ओर होता है, यानी कि एक सिर से लेकर पैरों की तरफ होता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास नीयर एंड फार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के शरीर के केंद्र में स्थित अंग उप अंगों का विकास पहले होता है, जबकि इससे दूर स्थित अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे कि हार्ट और लंग्स का विकास पहले होगा और आर्म और लेग का विकास बाद में होगा। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में, यानी कि कौन से वो कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं या जिनके कारण विकास रुक जाता है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास फूड, यानी कि भोजन। उचित विकास के लिए बच्चे को संतुलित भोजन की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चिकनाई वाले पदार्थ, विटामिन आदि का उचित मात्रा में होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कि शारीरिक क्रियाएं। एक अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चे के पाठ्यक्रम में फिजिकल एक्सरसाइज, डांस, ड्रिल, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी आदि जैसी एक्टिविटीज को पाठ्यक्रम में शामिल करें। इससे बच्चे के डेवलपमेंट में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से अहम कारक है बुद्धि। अलग अलग बुद्धि स्तर के अनुसार बच्चे अलग अलग पड़ाव में चलना सीखते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे 13 महीने की उम्र में चलना सीख लेते हैं, वहीं औसत बच्चे 14 महीने की उम्र में चलना सीख लेते हैं। प्रतिभाहीन बच्चे 22 महीने की उम्र में चलना सीखते हैं और मंद बुद्धि बच्चे 30 महीने की उम्र में चलना सीखते हैं। इसी तरह ये बच्चे अलग अलग पड़ाव में बोलना सीखते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे 11 महीने में बोलना सीख लेते हैं, वहीं औसत बच्चे 16 महीने की आयु में बोलना सीखते हैं। प्रतिभाहीन बच्चे 34 महीनों में बोलना सीखते हैं और वहीं मंद बुद्धि बच्चे
51 महीनों में बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओपन एयर एंड सनशाइन, यानी कि खुली हवा और धूप। जीवन के आरंभिक काल में बच्चे के शारीरिक आकार की परिपक्वता के लिए खुली हवा और धूप का होना बहुत जरूरी है। हमने पीछे पढ़ा भी था कि वातावरण बच्चे के लिए क्या रोल अदा करता है। बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए उसके लिए अनुकूल वातावरण का होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द मेन ग्लैंड्स, यानी कि मुख्य ग्रंथियों के क्या काम हैं और वह मनुष्य के वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मुख्य ग्रंथि माना जाता है। इसके पूर्ण रूप से क्रियाशील ना होने के कारण व्यक्ति की हाइट छोटी रह जाती है। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। इसको पाइनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण बच्चे के मानसिक विकास में रुकावट पैदा होती है और बच्चा कई सालों तक बच्चा ही बना रहता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। इसकी कमी के कारण बच्चे में डिसेबिलिटी आ जाती है, यानी कि बच्चा अपंगता का शिकार हो जाता है। और लास्ट है हमारे पास जेंडर ग्लैंड। इसकी अपूर्णता के कारण बच्चे को जवान होने में देरी लगती है। अगर ये ग्रंथि बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगी तो बच्चे में छोटी उम्र में परिपक्वता आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।